Good morning, students. Today we will continue chapter 1 of History for class 9 and chapter name is the French Revolution. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी कि एक उभरती हुई मध्य वर्ग की कल्पना करना जिससे कि प्रिविलेज यानी कि जो भी बर्थ के अनुसार यानी कि जन्म के अनुसार जो भी किसी को प्रिविलेज दिए जाते थे, तो जो भी किसी को बेनिफिट्स दिए जाते थे उनका किस तरह से एंड होना शुरू हुआ। अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकम प्रोस्पियस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट के अंदर क्लासिफाई थी। फर्स्ट स्टेट में कलर्जी आते थे, सेकंड स्टेट में नोबेल्टी आती थी और थर्ड स्टेट में आते थे पीजेंट, लेबरर और शू मेकर या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सभी उसके अंदर आते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, थर्ड स्टेट के कुछ लोग प्रोस्पिरियस होने शुरू हो गए। ठीक है, अब इसमें वो क्वेश्चन आएगा हु एंड हाउ, वो कौन थे और वो कैसे इतने प्रोस्पेरियस हो रहे थे। तो हु में तो हम लोग आंसर करेंगे जो मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर, मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा जो लोग थे वो अब थोड़े प्रोस्पेरियस हो रहे थे, समृद्ध बन रहे थे। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि जो मर्चेंट हैं, जो ट्रेडर हैं, वो अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो थे वो नए नए गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे। लॉयर्स जो थे, अब क्योंकि दूसरे देशों से डील करनी होती थी और बहुत सारे इसके अंदर क्लॉज होते थे, तो उन सब को देखने के लिए लॉयर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो लॉयर्स की भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी निकल कर आ रही थी जो कि मर्चेंट, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर को हेल्प करते थे उनके बिजनेस पर्पज़ के लिए। किस तरह से धनवान होते गए? ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, बाहर व्यापार करना शुरू किया। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्री ने अपनी कॉलोनीज ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उन्हें पता था कि अगर उन लोगों को सरवाइव करना है तो उन्हें दूसरे देशों से रिसोर्सेज को अपने देश में लेकर के आना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर थे, वो दूसरे देशों में जाकर के ट्रेड करते थे, वहाँ से सस्ता माल लेकर के आना, फिर अपने यहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करके बेचना, या फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करवा के वापस अब वहीं उन्हीं कॉलोनियल सिटीज़ में बेचना। ये इनका मेन पर्पस होता था, जिससे कि ये लोग अब ग्रोइंग मिडिल क्लास में आ चुके थे, यानी कि ये लोग पैसे जो हैं वो सही कमा सकते थे। अब क्या हुआ, ये जो मर्चेंट थे, ये जो लॉयर, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर थे, ये एक आवाज़ जो है वो उठाने लगे अपोज की। किसे अपोज करने की? लुई 16 और उसके रूलर्स सिस्टम को, उसके रूलिंग सिस्टम को अपोज करने लगे ये, क्योंकि अब इन्हें बाहर जा रहे थे, दूसरे देशों में जा रहे थे, तो दूसरे देश के बारे में भी, उनकी स्थिति के बारे में भी इन्हें पता चल रहा था और पता चल रहा था कि लुई 16 किस तरह से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। तो अब थर्ड स्टेट जो है वो थोड़ा पावरफुल हो गया और अपोज की एक वॉइस जो है उन लोगों में उभरने लगी, यानी कि वो लोग पूरी तरह से अपोज करने लगे लुई 16 को। हाउ, कैसे? इंस्पायर बाय फिलोसफर, जो दार्शनिक थे, वो दार्शनिक इन्हें इंस्पायर करते थे, तो उस इंस्पिरेशन से ये लोग क्या करते थे? लुई 16 के खिलाफ बोलने का काम करते थे। नेक्स्ट है, अपोज करने का एक रीज़न तो मैंने बताया कि ये लोग इंस्पायर थे फिलोसफर से। सेकंड रीज़न जो था वो था एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अब ये मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर और मैन्युफैक्चरर जो थे, ये जो आगे आने वाली इनकी जनरेशन थी उन्हें एजुकेशन दे रहे थे, यानी कि एजुकेटेड कर रहे थे, जिससे कि इन लोगों में एजुकेशन आ गई। एजुकेशन ने क्या किया? एजुकेशन ने इनको तर्क करने की शक्ति दी, जैसे कि दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इन्हें एक बात का पता चल गया कि जन्म से लोगों को अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है,
डिमांड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कैसी सोसाइटी की डिमांड करनी शुरू कर दी? उन्होंने एक ऐसे समाज की डिमांड करनी शुरू कर दी जो कि फ्रीडम पर बेस्ड था, यानी कि जहाँ पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। इसी में एक कड़ी जुड़ गई इंस्पायर बाय फिलोसफर, जो कि फिलोसफर ने उन्हें इंस्पायर किया। तो अब फिलोसफर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 फिलोसफर को पढ़ेंगे, ठीक है। 3 फिलोसफर के बारे में बताया हुआ है। तो रोल ऑफ फिलोसफर, दर्शन शास्त्रियों की भूमिका क्या रही? दे गेव वेरियस आइडियाज़ रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उन्होंने बहुत सारे विचार दिए, किसके लिए? समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए। पहला है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी बुक लिखी थी टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की 2 नीतियाँ। रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन। इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो राजा का दैवीय गुण है, जो हम लोग मानते हैं कि राजा जो है वो देवताओं के द्वारा चुना गया है शासन करने के लिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। हर एक व्यक्ति को उसके गुणों से सत्ता जो है वो मिलनी चाहिए। तो इनका पहला नीति क्या थी? रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। और सेकंड थी एब्सोल्यूट राइट। जब राजा को एब्सोल्यूट राइट मिलते हैं, बहुत सारी पावर्स मिल जाती है, तो राजा क्या हो जाता है? डेस्पोटिक मोनार्क वहाँ पर आ जाता है, यानी कि निरंकुश शासन वो करना शुरू कर देता है, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए उसने दो चीज़ों को सामने रखा कि राजा को दैवीय गुण से भरपूर नहीं समझना चाहिए, यानी कि हमें यही नहीं मानना चाहिए कि देवताओं ने उसे हमारे लिए चुना है, और दूसरा उसे एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलने चाहिए, यानी कि एक ही व्यक्ति को सारी की सारी पावर्स अगर हम दे दें तो उसको हम एब्सोल्यूट राइट्स बोलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जब तक हम लोग पावर्स को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट सही ढंग से शासन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जीन जैक्यूज रूसो। अब ये जीन जैक्यूज रूसो जो थे, ये इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर उन्होंने बताया था इक्वल वोटिंग राइट, यानी कि सब लोगों को समान वोट करने का अधिकार होना चाहिए, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें गवर्नमेंट चलाने का काम करेंगे और जनता की भलाई के लिए उसमें वो काम किया जाएगा। नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी थी उन्होंने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, पावर को बांट दो, मतलब कि एब्सोल्यूट पावर नहीं रखनी राजा के पास ही। पहले क्या होता था, लुई 16 के पास ही वही लेजिस्लेटिव था, वही एग्जीक्यूटिव था और वही जुडिशरी था, यानी कि कानून बनाने का काम भी उसका, कानून के अनुसार काम करने का अधिकार भी उसी का, और उसके बाद निर्णय करने का अधिकार भी उसी का। उनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं था। उन्होंने कहा कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव में अलग टीम हो, एग्जीक्यूटिव में अलग नेता लीडर्स हों और जुडिशरी में अलग लोग हों। ही गेव्स आइडिया टू स्प्रेड पावर अमंग पीपल। उनका मानना ये था कि लोगों के अंदर पावर्स को बांट देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनलाइटेड आइडियाज़। अब ये जो आइडियाज़ दिए गए थे जॉन लॉक के द्वारा, जीन जैक्यूज रूसो के द्वारा और मोंटेस्क्यू के द्वारा, तो ये जो आइडियाज़ थे अब पूरी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर ये क्या हो रहे थे? सर्कुलेट हो रहे थे, ठीक है। इनलाइटेड आइडियाज़ डिस्कस इन पब्लिक प्लेस। हर एक पब्लिक प्लेस पर इनकी डिस्कस होती थी। मान लीजिए 4 व्यक्ति कहीं नुक्कड़ पे बैठे हैं, चौपाल पे बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग बातें करेंगे। तो ऐसा ही वहाँ पर हो रहा था। इन फिलोसफर्स की बुक्स और बुक्स में जो भी बातें लिखी हुई थी वो लोगों तक पहुँच रही थी, तो लोगों कॉमन पीपल के अंदर इनके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगे, बहुत तेज़ी से फैलने लगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मिडिल क्लास क्या कर रहा था और किन से वो इंस्पायर था इतना। इसमें हमने फिलोसफर का रोल भी देख लिया है। अब नेक्स्ट क्या था? लुई 16 यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा था? वो प्लान कर रहा था कि हम टैक्सेस को क्या कर दें? इम्पोज कर दें, यानी कि
और टैक्सेस को बढ़ा करके थर्ड स्टेट पे लागू कर दे। यहाँ तो मिडिल क्लास जो है उसके अंदर रिवॉल्यूशन आ रहा है, वो रिवोल्ट करना चाह रही है। और यहाँ पर लुई 16 एक ऐसी भूमिका तैयार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस को बढ़ाना चाहते थे। और टैक्सेस को बढ़ाना यानी कि मिडिल क्लास को दोबारा से एंगर लेकर के आना, यानी कि वो लोग एंग्री हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं के ऊपर वो इम्पोज करना चाहता था टैक्सेस को। तो ये चीज़ जो है किस तरह से आगे रेवोल्यूशन में चेंज होती है, किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक जितना आपको पढ़ाया गया है वहाँ तक आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।